माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जहाँ से हम लोगों ने पिछले वीडियो में छोड़ा था। आपको केमिस्ट्री की ब्रांचेस तो हम लोगों ने पढ़ ली थी। केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बाद हम आपको पहली ब्रांच से रूबरू कराते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था, कहाँ यूज किया था, और ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से आया था। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन का परिचय। अच्छा, सबसे पहले पुराने ज़माने में ऋषि मुनि हुआ करते थे, और ऐसा तो है नहीं कि अभी बीमार होते हैं, पहले बीमार नहीं होते थे। बीमार तो पहले भी होते थे, बट था क्या कि जो ऋषि मुनि लोग होते थे, दवाएं तो होती नहीं थी। अभी तो है जैसे फीवर आ गया तो पैरासीटामोल खा ली, पहले तो ऐसा होता नहीं था। पहले होता था क्या, जैसे फीवर आ गया तो किसी पेड़ की छाल है उसको भिगो कर दे दी जाती थी, किसी पेड़ की पत्ती है उसको दे दिया जाता था, किसी पेड़ की छाल, किसी पेड़ की पत्ती, किसी पेड़ की जड़, यही सब काम करते थे। लेकिन जो पुराने जमाने के जो ऋषि लोग होते थे उनका कोई केमिकल नेम नहीं पता था उनका। जैसे कोई भी पत्ती है या कोई भी फूल है या कोई भी जड़ है, उसका कोई केमिकल नेम नहीं पता था, बट वो कहीं ना कहीं पर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे, कहीं ना कहीं पर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे, मतलब जिससे हम लोगों का फीवर ठीक हो जाता था। ये लोग जो मतलब पेड़ पत्तों की छाल वगैरह जो दे देते थे वो कहीं ना कहीं पर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते थे। अच्छा, उस टाइम पर जो ऋषि मुनि होते थे पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, उनको क्या पता था कि ऑर्गेनिक क्या होता है, बट दे देते थे। उनका कहने का मतलब ये था कि वो दे देते थे और हम लोग ठीक हो जाते थे। नहीं उन्हें पता था कि केमिस्ट्री क्या होती है और ना तो पता था कि ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक क्या, जब उन्हें पढ़े लिखे ही नहीं थे तो ऑर्गेनिक क्या जाने वो। तो समय बीतता गया, समय बीतते बीतते बात है लगभग 1800 सेंचुरी की। बात कर लेते हैं 1800 सेंचुरी की, 1800 शताब्दी के बाद ऑर्गेनिक वर्ड का यूज किया था। ऑर्गेनिक वर्ड का यूज किया था, वैज्ञानिक का नाम था जॉन जैकब बर्जीलियस। जॉन जैकब बर्जीलियस। सबसे पहले ऑर्गेनिक वर्ड का यूज 1800 सेंचुरी में वैज्ञानिक जॉन जैकब बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। अब बर्जीलियस ने कहा था ऑर्गेनिक वर्ड सबसे पहले यूज किया था, और कहा गया था कि जो कहीं ना कहीं पर जो ऋषि मुनि लोग हम लोगों को पेड़ पत्तों की जो छाल वगैरह देते थे वो कहीं ना कहीं पर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे। अब 1800 सेंचुरी में जॉन जैकब बर्जीलियस ने सबसे पहले ऑर्गेनिक वर्ड का यूज किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो जॉन जैकब बर्जीलियस थे, बर्जीलियस ने केमिकल कंपाउंडों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, यानी केमिकल कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। केमिकल कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था जॉन जैकब बर्जीलियस ने। क्या कहा था, एक बोला था इन्होंने लिविंग थिंग्स के अंतर्गत जो आते हैं, लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं, और दूसरे आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत। नॉन लिविंग थिंग्स के मतलब एक होता है सजीवों में और दूसरा होता है निर्जीव के अंदर। मतलब केमिकल कंपाउंड दो तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं, एक सजीवों से प्राप्त करते हैं, दूसरा निर्जीवों से प्राप्त करते हैं। तो जो सजीवों से प्राप्त करते हैं वो केमिकल कंपाउंड हमें मिलते कहाँ से हैं, पशुओं से मिलते हैं, जीव जंतुओं से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। आदि। और जो मेरे पास में नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत जो कंपाउंड आते हैं, मतलब जो निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं,
वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? जैसे अयस्क हुए और चट्टाने आदि। और बात कर ले खनिज की, खनिज भी आते हैं इसी में। तो जो जॉन जैकब बर्जीलियस थे, बर्जीलियस ने केमिकल कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक होता है लिविंग थिंग्स के अंतर्गत और दूसरा आता है नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत। लिविंग थिंग्स के अंतर्गत वो आते हैं जो सजीव होते हैं, सजीवों से जो कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं उनको हम लिविंग थिंग्स के अंतर्गत रखते हैं। निर्जीवों से जो कंपाउंड हम लोगों को प्राप्त होते हैं उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत रखते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं पहले कि जैसे कोई एक हम सीड ले लें, कोई बीज ले लें और बीज को क्या करें, मिट्टी में डालें। मिट्टी में डालने के बाद उसमें खाद पानी वगैरह जब डालते हैं, कुछ समय पश्चात हम लोग देखते हैं कि वो जो छोटा सा बीज था कुछ दिनों पश्चात वो एक विशाल पेड़ का निर्माण कर देता है। अब दिमाग में कभी ये बात आई होगी कि एक छोटे से बीज से एक बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है? कभी तो ये बात दिमाग में आई होगी कि एक छोटा सा बीज था, उस छोटे से बीज से कुछ समय पश्चात ही वो एक विशाल पेड़ का रूप ले लेता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई शक्ति इन्वॉल्व होगी, कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। अच्छा, दूसरी बात, एक बात ये होती, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी न किसी ड्राइविंग फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी न किसी ड्राइविंग फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही जो मेरे पास एक सीड छोटा सा था, एक छोटे से सीड से एक पूरा पेड़ बन गया, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शक्ति इन्वॉल्व होगी और कोई ना कोई जो शक्ति इन्वॉल्व होगी, क्या उस शक्ति को हम लेबोरेटरी में जनरेट कर सकते हैं? क्या अपनी लेबोरेटरी में उस शक्ति का निर्माण कर सकते हैं? क्योंकि ये शक्ति जो आती है अपने पास लिविंग थिंग्स के अंतर्गत, और लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीवों से, और सजीवों से जो कंपाउंड प्राप्त होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये बर्जीलियस खुद बता के गए थे। लेकिन बर्जीलियस ने इतना नहीं बता पाया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सजीवों से प्राप्त होते हैं ये बनते कैसे हैं। तो इन्होंने ये भी कहा था कि ये जो बनते हैं ये सब भगवान की माया है, भगवान की देन है, इसको हम अपनी लेबोरेटरी में जनरेट नहीं कर सकते। मतलब जॉन जैकब बर्जीलियस ने भी हाथ खड़े कर दिए और बोला था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपनी लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। अब बात आती है, इनको छोड़ने के बाद में इनके ही एक स्टूडेंट थे, इनके ही एक, तो बर्जीलियस जो थे, बर्जीलियस ने अपनी थ्योरी का नाम रखा था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब इन्होंने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अपने लेबोरेटरी में जनरेट नहीं कर सकते, ये सब भगवान की माया है, प्रकृति की देन है बस, और हम इसे अपनी लैब में नहीं बना सकते। अब इनके बाद में इनके ही एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर एक बार लेबोरेटरी में एक कंपाउंड से खिलवाड़ कर रहे थे। तो कंपाउंड का नाम था अमोनियम का साइनेट, बनाना चाहते थे अमोनियम का साइनेट, NH4OCN। अमोनियम का साइनेट फ्रेडरिक वोलर बनाना चाहते थे। अब कोई भी पदार्थ हमें बनाना हो तो उससे पहले हमें रॉ मटेरियल भी लेना पड़ता है। तो ऐसे ही जो फ्रेडरिक वोलर थे, फ्रेडरिक वोलर अमोनियम का साइनेट बनाना चाहते थे। अमोनियम के साइनेट को बनाने के लिए इन्होंने रॉ मटेरियल लिया था सिल्वर का साइनेट और अमोनियम का क्लोराइड। सिल्वर साइनेट लिया था और अमोनियम क्लोराइड लिया था, और ये इस टाइम पर था सॉलिड फॉर्म में। अब इन दोनों रॉ मटेरियल से वो बनाना चाहते थे फ्रेडरिक वोलर सिल्वर अमोनियम साइनेट। तो उन्होंने क्या किया, अब सॉलिड आपस में मिला नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया, बीकर लिया, एक बीकर में पानी लिया और पानी में उन्होंने घोल दिया AgOCN को, AgOCN, और इसमें आपका नजर आएगा सिल्वर का साइनेट AgOCN, और किस फॉर्म में आएगा, एक्वस फॉर्म में। और दूसरा बीकर लिया, दूसरे बीकर में उन्होंने घोल दिया, पानी में लिया, पानी में घोल दिया क्या, NH4Cl, अमोनियम का क्लोराइड इसमें घोल दिया, इसमें आपका नजर आएगा NH4Cl, और वो भी एक्वस फॉर्म में। तो एक
में नजर आएगा सिल्वर का साइनेट और एक बीकर में नजर आएगा अमोनियम का क्लोराइड। तो सिल्वर का साइनेट और अमोनियम का क्लोराइड आप क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो देखो कैटायन एनायन, कैटायन और एनायन, कैटायन पहुंच जाता है एनायन के पास में और एनायन पहुंच जाता है कैटायन के पास में। अब देखो होता क्या है इसमें, इस रिएक्शन को अगर हम कंप्लीट करें तो Ag पहुंच जाएगा Cl के पास में और NH4 पहुंच जाएगा OCN के पास में। AgCl जो है ये बन जाता है सॉलिड फॉर्म में और इसको बोलते हैं PPT, यानी प्रेसिपिटेट के रूप में, अवक्षेप के रूप में तली में बैठ जाता है। अब जब एक बीकर में दोनों को हम लोगों ने क्या किया, इस बीकर से इस बीकर में जब मिला लिया, अब दोनों के दोनों सोल्यूशन जो होंगे एक ही में नजर आएंगे। तो ऊपर जो आपका सोल्यूशन बन के नजर आएगा वो नजर आएगा आपका NH4 OCN और वो भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। और नीचे जो आपका नजर आएगा ये आपका ब्लैक ब्लैक नजर आएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका AgCl और जो कि एक अशुद्धि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं PPT। तो अशुद्धि के रूप में AgCl नीचे बैठ जाता है और NH4 OCN यानी अमोनियम का साइनेट जो कि एक्वस फॉर्म में है वो हमें प्राप्त हो जाता है बीकर में। अब हम क्या करना है, हमें प्राप्त करना है अमोनियम का साइनेट, तो AgCl को अलग करना पड़ेगा। तो जब AgCl को अलग करते हैं तो हमें करना पड़ेगा क्रिस्टलाइजेशन, फिल्टर कर लें, पहले छान लें, फिल्टर कर लें। फिल्टर करने पर क्या होगा, AgCl की अशुद्धि जो होगी वो दूर हो जाएगी। अब मेरे पास शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा एक्वस फॉर्म में NH4 OCN यानी कि अमोनियम साइनेट जो है मेरा वो प्राप्त हो जाएगा एक्वस फॉर्म में और AgCl की जो अशुद्धि है वो अब खत्म हो जाएगी। अब मेरे पास प्राप्त हो गया है NH4 OCN वो भी एक्वस फॉर्म में। लेकिन जो फेडरिक बोलर थे, फेडरिक बोलर अमोनियम का साइनेट एक्वस फॉर्म में नहीं चाहते थे, फेडरिक बोलर अमोनियम का साइनेट प्राप्त करना चाहते थे सॉलिड फॉर्म में। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ का पानी खत्म करने के लिए उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन की क्रिया की, क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन की क्रिया उन्होंने की थी लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिस्टलाइजेशन फेडरिक बोलर ने किया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनकर तैयार हो गया जिसका नाम होता है NH2 का होल ट्वाइस CN। CO NH2 का होल ट्वाइस CO जिसका नाम यूरिया होता है और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जबकि फेडरिक बोलर बनाना चाहते थे अमोनियम का साइनेट, लेकिन फेडरिक बोलर धोखे में बना क्या बैठे, यूरिया, यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसलिए फेडरिक बोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी यानी कि अपने गुरु का, जो गुरु ने इनकी थ्योरी दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, और उन्होंने कहा था कि हम अपनी लेबोरेटरी में कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते, और उनकी बात को उनके ही स्टूडेंट ने, फेडरिक बोलर ने गलत साबित कर दिया यूरिया का निर्माण करने के बाद में। अब हुआ क्या था, फेडरिक बोलर सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया था। यानी कि यूरिया ही प्रयोगशाला में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अच्छा, यहाँ पर ही फेडरिक बोलर जो थे उन्होंने ही यूरिया का निर्माण किया था। अब अच्छा दूसरी बात और कर लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।